पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों से बचाव, भारत अपनी वित्तीय संप्रभुता कैसे बचा सकता है? यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। रूसी वित्तीय संपत्तियों की जब्ती की पृष्ठभूमि में भारत और उच्च संपत्ति वाले भारतीय व्यक्तियों के लिए जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पश्चिमी प्रतिबंधों की पकड़ से अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के उपाय खोजना आवश्यक हो गया है। इसे दिन दहाड़े डकैती के सिवा और क्या कहें? रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में, जो यूक्रेन में रूसी बहुसंख्यक प्रांतों पर अमेरिका के डीप स्टेट प्रायोजित हमले के जवाब में था, पश्चिमी देशों ने रूसी वित्तीय परिसंपत्तियों में $322 बिलियन की भारी भरकम राशि को फ्रीज कर दिया है। इन फ्रीज की गई परिसंपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा सरकारी बॉन्ड के रूप में रखा गया है, जिसे रूस के केंद्रीय बैंक ने रिजर्व के रूप में जमा किया था। साथ ही हाई प्रोफाइल रूसी कुलीन वर्गों और अभिजात वर्ग की संपत्तियां भी हैं। पश्चिमी देशों में लग्जरी प्रॉपर्टी, नौकाएं और अन्य वित्तीय होल्डिंग्स सहित उनकी संपत्तियां जब्त या फ्रीज कर दी गईं। यह रूसी शासन से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा था। संपत्ति फ्रीज करना कानूनी चोरी का आसान तरीका बन चुका है। ब्रिटेन, जिसे औपनिवेशिक लूट में लगभग 200 साल का अनुभव है, ने अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति को दोहराया है कि यूरोप को रूसी संपत्तियों को फ्रीज करने से आगे बढ़कर उन्हें जब्त करना चाहिए। लंदन के अनुसार जब्त किए गए रूसी फंड का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। विडंबना यह है कि यह बात उस देश से आ रही है जिसने भारत से $45 ट्रिलियन लूटने के बाद 1 पाउंड भी मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक है संपत्तियों को जब्त करना। हाल के वर्षों में इस शब्द का इतनी बार इस्तेमाल किया गया है कि यह लालच के पर्याय के रूप में शब्दकोश में दर्ज होने के योग्य है। यह योजना इस तरह से काम करती है। मान लीजिए कि कोई पश्चिमी देश किसी विदेशी देश के बैंकिंग खाते, सावधि जमा या उसकी धरती पर मौजूद अन्य संपत्ति जब्त करना चाहता है। ऐसा करने के लिए उस देश का नेता एक कागज पर हस्ताक्षर करता है जिसे कार्यकारी आदेश के रूप में जाना जाता है, जो लक्षित देश की ज्ञात संपत्तियों को फ्रीज करता है। उस क्षण से वे संपत्तियां उस पश्चिमी देश की संपत्ति बन जाती हैं। संपत्ति के वापस मिलने की संभावना पूरी तरह से लक्षित देश के पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में सुधार पर निर्भर करती है। चूंकि ऐसा शायद ही कभी होता है, इसलिए पश्चिमी देश जब्त की गई संपत्ति पर हमेशा नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। इराक की लूट। इराक ने अन्य तेल समृद्ध देशों की तरह पश्चिमी बैंकों में अरबों पेट्रोडॉलर जमा किए थे। इराक द्वारा 1991 में कुवैत पर आक्रमण के बाद इन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। चोरी की गई राशि पर अभी भी चर्चा चल रही है। जब्त की गई कुल राशि $40 बिलियन थी। चोरी की गई राशि की मात्रा को समझने के लिए यहाँ एक सरल उदाहरण दिया गया है। 40 बिलियन $1 नोटों के ढेर की ऊंचाई 4360 किलोमीटर होगी। इतने ऊंचे नोटों का एक स्तंभ परिक्रमा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 12 गुना अधिक ऊंचा होगा। गठबंधन अनंतिम प्राधिकरण, द कोअलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी, ने यह सुनिश्चित करने में अथाह उत्साह दिखाया कि धन को यथाशीघ्र वितरित किया जाए। इसके कार्यकाल में पानी की तरह बहाए गए अरबों डॉलर इराकी ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए थे, जिसे पश्चिमी सैन्य गठबंधन ने बर्बाद किया था। लेकिन आज भी इराक की सुविधाएं और उसके प्रसिद्ध अस्पताल खंडहर बने हुए हैं। एक और $18.7 बिलियन का भी कोई ब्यौरा नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ढेर सारे अमेरिकी डॉलर यहां आए, लेकिन यहां आने वाली नकदी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यहां आने के बाद इसका क्या हुआ।
ऐसे कोई दस्तावेज नहीं हैं जो यह बता सकें कि इसे किसने प्राप्त किया, इसे कहां खर्च किया गया और इससे क्या बनाया गया। संभावना यही है कि यह धन पश्चिमी ठेकेदारों, वकीलों, सैनिकों, बेईमान सैन्य अधिकारियों, बैंकों, भ्रष्ट राजनयिकों और पश्चिम समर्थक इराकी नेताओं की जेब में गया। अगर सबसे बड़ी लूट की बात करें तो लीबिया का नाम सबसे ऊपर आता है। उत्तर अफ्रीकी देश के $32 अरब डॉलर की बैंक जमा राशि और ब्रिटेन में $19 अरब डॉलर की संपत्तियों को जब्त कर लिया गया, जो अब तक की सबसे बड़ी संप्रभु संपत्ति पोर्टफोलियो है। 23 मार्च 2011 को लिखे गए एक लेख में वाशिंगटन पोस्ट ने इस बात पर बहुत ही गर्व किया कि लीबिया की संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने में मात्र 72 घंटे लगे। प्रचार मुखपत्र ने बेशर्मी से दावा किया, जहां पहले आर्थिक प्रतिबंधों का प्रयोग एक वैकल्पिक उपाय के रूप में किया जाता था, अब वे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं। इससे भी अधिक घिनौना काम था अमेरिका द्वारा ईरानी संपत्तियों में से $8 अरब का बैंक ऑफ इंग्लैंड को तथा $3.6 अरब का फेडरल रिजर्व को अवैध हस्तांतरण। 1981 में ईरान और अमेरिका ने अल्जीरिया घोषणा के नाम से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वाशिंगटन को ईरान की संपत्तियों पर लगी रोक हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन न केवल वाशिंगटन ने एक भी पैसा वापस नहीं किया, बल्कि उसने ईरान की संपत्तियों का एक हिस्सा रोमानिया और तुर्की को किराए पर दे दिया और ईरान के स्वामित्व वाली कुछ संपत्तियों को ध्वस्त करके एक पार्किंग स्थल बना दिया। ईरान के मामले में हम अमेरिकियों को कुछ छूट दे सकते हैं क्योंकि ईरानी स्पष्ट रूप से हमलावर थे और उन्होंने 444 दिनों तक 52 अमेरिकी दूतावास कर्मचारियों को बंधक बनाकर रखा था। हजारों ईरानी छात्रों ने दूतावास पर धावा बोला और राजनयिकों और अन्य कर्मचारियों पर हमला किया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट और खुला उल्लंघन था। 45 वर्षों के बाद भी ईरान का इस्लामी गणराज्य एक उग्रवादी राष्ट्र बना हुआ है और कानून एवं नियमों का पालन करने से इनकार करता है। इस परिप्रेक्ष्य में इस्लामी शासन को दंडित करना उचित ही था। लक्ष्य न बने। आपको यह सोचकर हैरानी होगी कि किस तरह पश्चिमी देशों के लिए संप्रभु राष्ट्रों की संपत्ति को जब्त करना बेहद आसान हो गया है। मुअम्मर गद्दाफी और सद्दाम हुसैन, जिन्होंने दशकों तक 2 प्रमुख अरब गणराज्यों का नेतृत्व किया, उनके पास अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को सुरक्षित स्थानों पर रखने की बुनियादी समझ क्यों नहीं थी? उन्होंने अपनी संपत्ति ऐसे देशों में क्यों रखी जिनकी नीयत पर पहले से ही संदेह था? और रूसियों ने आक्रमण से पहले अपने कुछ सरकारी बॉन्ड को भुनाने की जरूरी समझ क्यों नहीं दिखाई? यह कोई अकादमिक रुचि का विषय नहीं है, बल्कि उन देशों के लिए चिंता का विषय है जिन्हें भविष्य में निशाना बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत के पास $639 बिलियन का विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है। आज जब भारत के संबंध पश्चिम के साथ मजबूत हैं, कोई भी यह नहीं बता सकता कि आने वाले दशकों में संबंध किस दिशा में जाएंगे। युद्ध या भारत द्वारा दंडात्मक सैन्य कार्रवाई की स्थिति में पश्चिम इन भंडारों को फ्रीज कर सकता है। जैसा कि प्राचीन हिंदू रणनीतिकार चाणक्य ने 2300 साल पहले कहा था, जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन की आवश्यकता पड़ने पर भारत की संप्रभु संपदा को सुरक्षित करना। अगर सद्दाम हुसैन ने अपनी तेल से हुई कमाई को बॉन्ड और भारतीय बैंकों में जमा के रूप में निवेश किया होता, तो $20 बिलियन की संपत्ति आज करीब $80 बिलियन के बराबर होती। लेकिन इसके बजाय यह धन अब अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों की जेबों में जा रहा है और इराकी नागरिकों ने इस उम्मीद को छोड़ दिया है कि उन्हें इसका कोई हिस्सा कभी मिलेगा। रूस, लीबिया, इराक और ईरान जैसी अर्थव्यवस्थाओं की संपत्तियों को फ्रीज करने की पश्चिमी नीति को देखते हुए
भारत और धनी भारतीयों पर भी अपने वित्तीय संसाधनों को सुरक्षित रखने का दबाव बढ़ सकता है। भारत का आर्थिक और भूराजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में पश्चिमी वित्तीय नियंत्रण के जोखिमों को अनदेखा करना मुश्किल होगा। अगर आप एक उच्च संपत्ति वाले व्यक्ति, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल हैं और सोचते हैं कि अपने पैसे को कर मुक्त क्षेत्रों या गोपनीय वित्तीय ठिकानों में रखना सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है, तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पश्चिमी खुफिया एजेंसियां आपकी संपत्ति की जानकारी हासिल नहीं करेंगी। इसके अलावा संकट और संघर्ष के समय पश्चिमी सरकारों के बीच सहयोग की संभावना भी काफी अधिक होती है। उदाहरण के लिए, CIA केमैन द्वीप में रखी गई निजी संपत्तियों की जानकारी ब्रिटेन के साथ साझा कर सकता है और उसी तरह ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां आइल ऑफ मैन में निवेश किए गए धन की जानकारी CIA को दे सकती हैं। भारत को अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए अभी से रणनीतिक कदम उठाने होंगे। इसमें कूटनीति से लेकर वित्तीय नीति तक कई उपाय अपनाने की आवश्यकता होगी ताकि भविष्य में संभावित प्रतिबंधों और संपत्ति जब्ती के खतरों से बचा जा सके। कूटनीतिक सहभागिता। भारत पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। हाल के वर्षों में भारत G7 शिखर सम्मेलनों में नियमित रूप से विशेष अतिथि के रूप में भाग लेता आ रहा है। यह भागीदारी भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए पश्चिमी शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने का अवसर देती है। पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों का विस्तार करना भारत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पश्चिम पहले से ही उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और पूंजी व तकनीक का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी। अमेरिका द्वारा प्रस्तावित विश्वसनीय साझेदारों के साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के नए नेटवर्क में शामिल होना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ उठाकर अधिक पश्चिमी निवेश और तकनीकी सहयोग को आकर्षित कर सकता है। यदि पश्चिमी देशों का भारत में भारी निवेश होता है तो आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों की संभावना बेहद कम हो जाएगी। रणनीतिक तालमेल। भारत खुद को एक दक्षिण पश्चिमी शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है, जो वैश्विक दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। यह रणनीति भारत को अपनी वैश्विक दक्षिण पहचान को बनाए रखते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत संबंध विकसित करने का अवसर देती है। भारत विभिन्न वैश्विक शक्तियों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण की आवाज को अधिक प्रभावी तरीके से उठाया जा सके। एक विकासशील राष्ट्र और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अपनी अनूठी स्थिति का फायदा उठाते हुए वैश्विक दक्षिण की ओर से अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर सकता है। संतुलन शक्ति। संभावित प्रतिबंधों से बचने और पश्चिम तथा अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता देते हुए रणनीतिक स्वायत्तता की अपनी नीति जारी रखनी चाहिए। यह क्षेत्रीय स्थिरता में पश्चिमी हितों के साथ तालमेल बिठाते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के लिए एक लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका पर भी जोर दे सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाना। सबसे पहले व्यापार अधिशेष को पश्चिमी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश करना बंद करें। इन्हें आमतौर पर सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि न तो ये पूरी तरह सुरक्षित हैं और न ही आकर्षक। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ज्यादातर निवेशकों को यह नहीं पता होता कि उनके पैसे का वास्तव में क्या उपयोग हो रहा है। भारत सोना, स्विस फ्रैंक, चीनी युआन जैसी स्थिर मुद्राओं या मजबूत सुरक्षा वाली क्रिप्टोकरेंसी में अधिक संपत्ति रखकर पश्चिमी प्रधान वित्तीय प्रणालियों पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है।
इससे देश की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी और किसी भी संभावित आर्थिक प्रतिबंध के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। संभवतः न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, दीर्घ और अल्पकालिक बांड जारी कर सकता है, जहां छोटे देश अपनी संपत्तियों का कुछ हिस्सा सुरक्षित रूप से निवेश कर सकते हैं। यह पश्चिमी वित्तीय नियंत्रण से बचने के लिए एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है। बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। भारत पश्चिमी प्रतिबंधों से बाहर के देशों जैसे रूस, चीन और अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अन्य देशों के साथ वित्तीय और व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। इससे वैकल्पिक भुगतान और व्यापार प्रणाली बनाने में मदद मिलेगी जो पश्चिमी बैंकिंग संस्थानों पर कम निर्भर होगी। एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक कूटनीति ढांचे का निर्माण। भारत को पश्चिमी और गैर पश्चिमी दोनों शक्तियों के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध बनाए रखने चाहिए ताकि वह एक प्रभावशाली वैश्विक शक्ति बना रहे। विभिन्न शक्ति समूहों के बीच सेतु की भूमिका निभाकर भारत अपनी भूराजनीतिक स्थिति का उपयोग अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए कर सकता है और साथ ही प्रतिबंधों के जोखिम को न्यूनतम कर सकता है। स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना। भारत ने पहले ही रूस और ईरान सहित विभिन्न देशों के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि अमेरिकी डॉलर पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार निपटाया जा सके। यह बदलाव भारत को प्रतिबंधों और परिसंपत्तियों की जब्ती से बचाने में मदद करेगा, क्योंकि लेनदेन पश्चिमी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नहीं होगा। वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों और संस्थानों में निवेश करें। उदाहरण के लिए भारत की रुपाई भुगतान प्रणाली और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) का विस्तार किया जा सकता है और पश्चिमी प्रभुत्व वाले वित्तीय नेटवर्क से बाहर के देशों के साथ अंतरसंचालन योग्य बनाया जा सकता है। स्विफ्ट जैसी संदेश सेवाओं के लिए स्वतंत्र प्रणालियां विकसित करने से भी भेद्यता कम हो सकती है। घरेलू वित्तीय संस्थान में सुधार। मजबूत वित्तीय संस्थान और मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने से बाहरी झटकों को कम किया जा सकता है। भारत को एक स्वस्थ विदेशी मुद्रा भंडार बफर बनाए रखना चाहिए, अपने राजकोषीय घाटे का विवेकपूर्ण प्रबंधन करना चाहिए और अपने निवेश को कम अस्थिर परिसंपत्तियों में विविधता प्रदान करनी चाहिए। गैर पश्चिमी संस्थाओं के साथ जुड़ना। भारत एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक या शंघाई सहयोग संगठन जैसी संस्थाओं के साथ अधिक सक्रियता से जुड़ सकता है, जिन पर पश्चिमी प्रतिबंधों का कम प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये संस्थाएं परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तपोषण प्रदान कर सकती हैं, जिससे पश्चिमी प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणालियों पर निर्भरता कम हो सकती है। डिजिटल परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग। ब्लॉकचेन तकनीक और क्रिप्टोकरेंसी के उदय के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए डिजिटल मुद्राओं या ब्लॉकचेन आधारित प्रणालियों की संभावना का पता लगा सकता है। डिजिटल रुपया जैसी डिजिटल मुद्रा पहल पारंपरिक वैश्विक वित्तीय नेटवर्क के बाहर वित्तीय आदान प्रदान के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर सकती है। घरेलू वित्तीय स्थिरता में सुधार। भारत को ऊर्जा, रक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे अहम क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने पर जोर देना चाहिए। उदाहरण के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश बढ़ाने से तेल और गैस आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे किसी भी प्रतिबंध या आपूर्ति संकट का असर कम किया जा सकेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा हुआ। साथ ही रूस से तेल खरीद बढ़ाने के भारत के फैसले को अमेरिका ने प्रोत्साहित किया, क्योंकि इसका असर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में कमी के रूप में हुआ। वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों का विस्तार। चीन की सिप्स क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम जैसी वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों में और अधिक एकीकरण करें, जो पश्चिमी स्विफ्ट प्रणाली का विकल्प प्रदान करती है।
जैसे जैसे भारत और चीन आर्थिक रूप से करीब आते हैं, यह एकीकरण अमेरिका के नेतृत्व वाले वित्तीय बुनियादी ढांचे पर भारत की निर्भरता को कम कर सकता है। निष्कर्ष: 4 शताब्दियों के उपनिवेशवाद के बाद लूट और भागने की मानसिकता कुछ पश्चिमी अभिजात वर्ग, खासकर ब्रिटिश और फ्रांसीसी लोगों में गहराई से बस चुकी है। इस लूट के तंत्र के बारे में पश्चिमी जनता को ज्यादा जानकारी नहीं है। यह शब्द भी भारत से आया है, जिसे अंग्रेजों ने 200 साल से ज्यादा समय तक लूटा। इसी कारण इन देशों पर अपनी नीतियों को बदलने का कोई खास दबाव नहीं है। इस स्थिति में भारत को अपनी रणनीति इस तरह बनानी चाहिए कि उसकी निर्भरता पश्चिमी वित्तीय प्रणाली पर कम हो, गैर पश्चिमी देशों के साथ मजबूत साझेदारी बने, अर्थव्यवस्था को विविध बनाया जाए और आंतरिक वित्तीय ढांचा और मजबूत किया जाए। ऐसा करने से नई दिल्ली खुद को भूराजनीतिक तनावों और संभावित प्रतिबंधों के अनिश्चित प्रभावों से बेहतर तरीके से बचा सकती है।